हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको सिंक्रोनस मशीन के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्लस इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन होता क्या है। देखिए, सिंक्रोनस मशीन जो है एक हमारा कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने वाला मशीन है, जिसके अंदर हमारा दो पार्ट आता है। सबसे पहला है सिंक्रोनस जनरेटर, और इसको हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं। और अल्टरनेटर का बेसिकली यूज़ होता है थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और जितना भी हमारा पावर प्लांट है, वहाँ पे हम लोग बिजली को जनरेट करने के लिए अल्टरनेटर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर भी हमारा एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने वाला मशीन है, जो कि हम लोग इसका जो एप्लीकेशन होता है ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वैसे जगह जहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट स्पीड चाहिए होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिंक्रोनस मशीन का जो रेटिंग होता है ये काफ़ी हाई रेटिंग में होता है, यानी जो इसका डिज़ाइन करते हैं हम लोग ये काफ़ी हाई रेटिंग में होता है। तो इसको हम लोग होम या फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि अल्टरनेटर का हम लोग यूज़ करते हैं पावर प्लांट में, और सिंक्रोनस मोटर ये सब का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लोड के लिए, जहाँ पे हम लोग को हैवी हैवी लोड चाहिए होता है, प्लस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है डीसी जनरेट आई मीन सिंक्रोनस जनरेटर का और सिंक्रोनस मोटर का, ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक सिंक्रोनस मशीन है। अब यहाँ से हम लोग दे रहे हैं इनपुट, ठीक है, और इधर मिलेगा हम लोग को आउटपुट। अगर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये जो होगा हमारा, ये सिंक्रोनस मोटर कहेंगे इसे। और अगर इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, यानी इनपुट में अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर, नहीं तो फिर अल्टरनेटर। तो ये काफ़ी सिमिलर है डीसी मशीन की तरह। जिस तरह से डीसी मोटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बस हम लोग किस डोमेन में इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये मोटर है या फिर हमारा जनरेटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एक को जान लेंगे, यानी सिंक्रोनस मोटर को समझ लेंगे या फिर अल्टरनेटर को समझ लेंगे, तो हम लोग क्या है इसकी मदद से दोनों प्रिंसिपल हम लोग का समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं, और उसका मैं प्रिंसिपल बताऊंगा किस तरह से काम करता है और क्यों इसे कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं, यानी कांस्टेंट स्पीड पे क्यों रोटेट करता है। उसके बाद और भी यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के लिए या फिर जो एग्ज़ाम में आता है, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सिंक्रोनस मशीन का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये जो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये है हमारा स्टेटर वाइंडिंग, यानी हम लोग जो थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे स्टेटर के अंदर, उसको मैंने इस तरह से दिखाया है। उसके बाद इस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो है थ्री फेज सप्लाई देंगे। ये मान लीजिए हमारा ये आर फेज है, ये वाई फेज है, और ये हमारा बी फेज है, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर थ्री फेज सप्लाई मिलेगा, उसके बाद हम लोग क्या होगा कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होगा ये होगा 120 एफ डिवाइडेड बाय पी, यानी इस स्पीड पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेट करेगा। और इस स्पीड को बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड, आपको पता होगा। अब देखिए, इस मशीन को यानी सिंक्रोनस मशीन को हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोटर के अंदर, यानी रोटर के अंदर हम लोग एक डीसी एक्साइटेशन देते हैं, और ये डीसी एक्साइटेशन हम लोग एक डीसी जनरेटर के थ्रू देते हैं। और ये जो डीसी जनरेटर होता है ये हमारा होता है संट जनरेटर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटर में या फिर सिंक्रोनस मोटर में हम लोग एक्साइटेशन के लिए, रोटर एक्साइटेशन के लिए कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, तो ये हमारा होता है डीसी संट जनरेटर, ठीक है। अब देखिए, ये जो जनरेटर होता है ये रोटर के शाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड होता है। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये हमारा मोटर है, तो यहाँ से इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। अब हमारा ये जो शाफ्ट रोटेट करेगा, तो हमारे यहाँ पे ये डीसी जनरेटर का भी शाफ्ट इसी के साथ कपल्ड होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, रोटेट करता है। अब इसका रोटेशन होगा, यानी डीसी जनरेटर भी हमारा रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर हमारा एक क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण एक करंट फ्लो होगा,
जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ से, जो यहाँ सप्लाई जा रहा है, यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा एक सप्लाई है, यानी डीसी सप्लाई दे रहा है रोटर के अंदर, और इसका वैल्यू आई एफ यानी फील्ड करंट है। ठीक है, इस बेसिस पे इस मशीन को हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेटर के अंदर भी सप्लाई देते हैं और रोटर के अंदर भी सप्लाई देते हैं। अब देखें, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग हमेशा डीसी सप्लाई ही क्यों देते हैं, रोटर के अंदर हम लोग डीसी सप्लाई क्यों देंगे, एसी क्यों नहीं देते हैं। तो ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये मोटर या फिर जो जनरेटर है ये किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप मोटर का प्रिंसिपल समझ जाइएगा, यानी सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल समझ जाइएगा, तो सेम हमारा अल्टरनेटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे मोटर को लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है ये है हमारा स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद इस स्टेटर वाइंडिंग में जैसा मैंने बताया था कि इसके अंदर हम लोग देंगे 3 फेज सप्लाई। तो यहाँ से मैंने दिया 3 फेज सप्लाई। ठीक है, ये मान लीजिए आर है, ये वाई है और ये हमारा बी फेज है। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर मैंने 3 फेज सप्लाई दिया, इसको क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मान लीजिए जो रोटेशन है कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसका जो स्पीड होगा वो किस स्पीड में होगा, यानी एन एस इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई पी, यानी इस स्पीड पे ये हमारा जो है फील्ड रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा मैंने बताया था कि ये जो रोटर है हमारा, ये ऑरेंज वाला हमारा रोटर है, इस रोटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा वाइंडिंग है, कोई भी रोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर का हो या फिर किसी का भी हो, उसके अंदर होता ही होता है। अब देखिए, अभी जैसा मैंने बताया था कि इसके अंदर हम लोग देते हैं डीसी सप्लाई, यानी डीसी एक्साइटेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो मिलता है ये हम लोग को मिलता है एक डीसी शंट जनरेटर के थ्रू। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक स्मॉल डीसी शंट जनरेटर है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा रहता है, और इसका जो साफ्ट होता है, इस जनरेटर का साफ्ट जो है रोटर के साफ्ट से कपल्ड होता है, और जिस स्पीड में हमारा साफ्ट घूमेगा उसी स्पीड में इस डीसी जनरेटर का भी साफ्ट घूमता है, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक ईजी, यानी ये जनरेटर जो है हमें एक जनरेटेड ईएमएफ देगा, और इसके कारण क्या होगा, हम लोग को एक करंट मिलेगा आईएफ, जो कि हमारे रोटर के अंदर फ्लो होगा, जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे जो है मैग्नेट बनेगा, और उस मैग्नेट का पोलैरिटी मान लीजिए ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा साउथ है। अब देखिए, जैसा मैंने बताया था कि इसके अंदर हम लोग हमेशा डीसी एक्साइटेशन देते हैं, यानी डीसी करंट ही देते हैं रोटर के अंदर, एसी नहीं देते हैं। एसी क्यों नहीं देते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल देख लीजिए, उसको आपको समझ में आएगा। अब देखें यहाँ पे, ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग जो है ये भी हमारा एक मैग्नेट है, यानी इसका भी एक पोल होगा, साउथ नॉर्थ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इसका पोल होगा, तो वो रोटेट कर रहा है, यानी यहाँ पे भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, प्लस रोटर जो है ऑलरेडी हमारा मैग्नेट बन चुका है। तो ये जो है आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये दोनों क्या करता है, अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आपस में चिपक जाता है, और दोनों जो है साथ में ही सेम स्पीड पे रोटेट करने लगता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये हमारा स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर का जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लीजिए हमारा रोटेट कर रहा है एनएस की स्पीड पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे है हमारा रोटर। ठीक है, ये हमारा जो सर्कल मैं बता रहा हूँ ये है हमारा रोटर। अब इमेजिन कीजिए, ये जो है जिस तरह से घड़ी घूमता है उस तरह से ये साथ में घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटर का मैग्नेट है, यानी इसका अपना एक पोल होगा नॉर्थ साउथ, और हमारा एक इसका भी, यानी जो रोटर है इसका भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मान लीजिए ये नॉर्थ है और इसका नीचे में साउथ है, तो ये आपस में क्या होता है, मैग्नेट लॉक हो जाता है, यानी मैग्नेटिक लॉकिंग होकर के ये क्या होता है, दोनों साथ में रोटेट करने लगता है। तो इसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया सिंक्रोनस मोटर, जो कि एक स्पीड पे रोटेट करता है, और इस स्पीड का वैल्यू भी मैंने बताया, एन एस इक्वल टू 120F/P। अब इस डायग्राम में देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, स्टेटर है। ठीक है, और इस स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई, यानी आर वाई और बी। अब जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, सिंपली हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जो यहाँ पे दिखाया गया है कुछ इस तरह से, और
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है किसी भी मोटर के अंदर जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या फिर सिंक्रोनस मोटर हो। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 10 मिनट का अप्रॉक्स वो वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से 3 फेज सप्लाई देने पे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग ने 3 फेज सप्लाई दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा रोटर जो है यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी जनरेटर लगा हुआ है, तो डीसी जनरेटर भी रोटेट करेगा। डीसी जनरेटर रोटेट करेगा यानी हमारा क्या होगा, फ्लक्स कट होगा। फ्लक्स कट होने के कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमारा एक आई एम्पीयर का करंट जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे रोटर के अंदर दिखाया गया जाते हुए, यानी ये हमारा एक तरह से एक्साइटेशन हो गया, डीसी एक्साइटेशन। अब देखिए, डीसी एक्साइटेशन जैसे ही देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये रोटर जो है पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी ये पूरा चीज जो है, पूरा टर्म हमारा मैग्नेट बन गया। यानी ये हमारा एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नीचे में हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे देखिए ये हमारा रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा समझिए, मान लीजिए ये हमारा साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा किसका है, स्टेटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, मान लेते हैं इसी के पास, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ है, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है रोटर का और यहाँ पे हमारा है साउथ, दूसरा जो यहाँ पे साउथ पोल बना हुआ है रोटर का। तो ये आपस में क्या होता है, इंटरलॉक होकर के, यानी आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग बना करके साथ में ये रोटेट करने लगता है, यानी ये आपस में मिल करके एनएस स्पीड पे रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, जो कि हमारा कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है हमेशा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग हमेशा डीसी एक्साइटेशन ही क्यों देते हैं। हम लोग यहाँ पे रोटर को एक्साइट करने के लिए हमेशा डीसी एक्साइटेशन ही क्यों देते हैं, यानी डायरेक्ट करंट ही क्यों देते हैं, एसी क्यों नहीं देते हैं। देखिए, अगर ये मान लीजिए हमारा एक कोर है जिसके ऊपर हमने किया है वाइंडिंग। ठीक है, और इस वाइंडिंग के अंदर जब हम लोग सप्लाई देंगे, मान लीजिए फर्स्ट केस में हम लोग दे रहे हैं डीसी सप्लाई। ठीक है, तो डीसी सप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यानी जो पोल बनेगा मैग्नेट का, ये फिक्स हो जाता है। यानी अगर ये नॉर्थ है तो इस साइड में हमेशा हमारा साउथ ही रहेगा। यानी डीसी सप्लाई देने के बाद जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो एक तरह से परमानेंट मैग्नेट की तरह मिलता है। ठीक है, और एसी में ऐसा नहीं होता। अगर एसी दीजिएगा किसी भी, मान लीजिए हमारा कोर है, यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग किए हैं और यहाँ पे आप एसी सप्लाई दीजिएगा, तो एसी में क्या होता है कि हर एक पीरियड के बाद हमारा डायरेक्शन जो है रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल बनेगा ये हमेशा चेंज होता है, एक बार में नॉर्थ और साउथ। फिर हमारा जब हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, पल्सेट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे हम लोग, अगर एसी देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो लॉकिंग होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, जैसे मैंने बताया था कि ये अगर नॉर्थ है और इसका अगर साउथ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो पाएगा और हमारा रोटर जो है नहीं रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे हमेशा डीसी एक्साइटेशन ही देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डीसी जो है हमारा डायरेक्ट करंट है, यानी फ्रीक्वेंसी इसका, जो इसका डायरेक्शन होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग को एक परमानेंट मैग्नेट की तरह हमारा रोटर जो है काम करता है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जब हम लोग यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो हम लोग को एक क्या मिलता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है स्टेटर वाइंडिंग में। ठीक है, जो कि एक एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा रोटेट कर रहा है। अब देखिए, हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जो रोटर है ये तो स्टैंड स्टिल पे है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कोई मूवमेंट नहीं होगा रोटर के अंदर। अब हमारा रोटर का जो साफ्ट है वो रोटेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो डीसी जनरेटर का साफ्ट है ये भी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये कपल्ड होता है उसी साफ्ट के साथ। तो ये जब रोटेट नहीं करेगा, यानी डीसी जनरेटर का साफ्ट नहीं रोटेट करेगा, तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इस रोटर वाइंडिंग के अंदर जो करंट जा रहा है, ये करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, यानी कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा।
अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारा रोटर है ये मैग्नेट नहीं बनेगा, यानी कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो मोटर है वो किस बेसिस पे स्टार्ट होता है, नहीं कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं गेज वाइंडिंग, यानी इस रोटर के अंदर जो है हम लोग स्क्वायरल गेज रोटर ऐड करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। और इसको जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा मोटर जो है इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाता है, यानी इसका जो शाफ्ट है यानी रोटर का जो शाफ्ट है ये रोटेट करने लगता है एज ए इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर में आपको पता है कि हमारा जो स्पीड होता है रोटर का, यहाँ पे एन आर यानी स्पीड ऑफ रोटर जो होता है हमारा हमेशा कम होता है एन एस से, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्लिप। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा रोटर रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्क्वायरल गेज रोटर, तो हम लोग का ये क्या है कि डीसी का जो शाफ्ट है यानी डीसी जनरेटर का जो शाफ्ट है यहाँ पे ये भी रोटेट कर रहा है। और जब हमारा डीसी जनरेटर का शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हम लोग का फील्ड करंट प्रोवाइड हो जाएगा इस रोटर के अंदर। और ये जो रोटर है हमारा ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद ये क्या होगा कि आपस में अपना ये जो पॉलरिटी है यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन बेसिस पे ये आपस में लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये अपना सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट करने लगता है। तो इस बेसिस से हम लोग जो है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं और ये पूरा का पूरा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको डायग्राम से, अब यहाँ पे फिर से इस डायग्राम में देखिए ये हमारा सिंपल सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम था। अब हम लोग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं कि सिंपली हम लोग यहाँ पे स्क्वायरल गेज बार ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ऐड हो जाता है। और आपको पता होगा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में किस तरह से हम लोग का वो केज टाइप का रोटर होता है, कुछ इसी तरह से यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। और इसको बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टेड कर देते हैं। तो एक तरह से ये क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होने का मतलब जैसे ही हमारा स्पीड जो है एनएस के आसपास में ये रोटर का स्पीड आता है, यानी एनआर जो है हमेशा हम लोग का कम होगा एनएस से इंडक्शन मोटर में। तो इस बेसिस में क्या होता है, जैसे हमारा एनआर के स्पीड में रोटर रोटेट करने लगता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हमारा फिर से डीसी जनरेटर का साफ रोटेट करेगा, डीसी जनरेटर साफ रोटेट करेगा, तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये हमारा फिर से सप्लाई होने लगता है। तो इस बेसिस में क्या होता है, हमारा फिर से जो मोटर है यानी जो रोटर है हमारा ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ये आपस में फिर से मैग्नेटिक लॉकिंग बना करके एनएस स्पीड पे रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये हमारा सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं मोटर जो है बेसिकली तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है, यानी लीडिंग पे भी, लैगिंग पे भी और यूनिटी पे भी। तो ये किस तरह से काम करता है इसको समझते हैं हम लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किस तरह से मतलब सिंक्रोनस मोटर काम करता है लीडिंग पे भी, लैगिंग पे भी, यूनिटी पे भी, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। तो ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सिंक्रोनस मोटर का, और इसका जो प्रिंसिपल था काफ़ी ईजी है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं किस तरह से काम करता है। देखिए सिंक्रोनस मोटर जो है बेसिकली तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका बैक ईएमएफ, ठीक है। बैक ईएमएफ के कारण ही हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है ये लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी यानी तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं बैक ईएमएफ होता क्या है। देखिए बैक ईएमएफ बेसिकली मोटर के केस में आता है, और ये जो है आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है, यानी ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर है और यहाँ पे हम लोग करते हैं वाइंडिंग, ठीक है। तो इस वाइंडिंग के कारण जो है हमारा एक वोल्टेज जो है इंड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैक ईएमएफ, ठीक है। अब देखिए इसको प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं, किस तरह समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक डीसी मोटर है जो आप सभी के पास होगा घरों में, या फिर जो हमारा डीवीडी राइटर होता है कंप्यूटर इसमें वहाँ पे यूज़ करते हैं इस मोटर का। तो अगर आपके पास ऐसा मोटर है तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ब्लैक लीड है और एक हमारा रेड लीड है, इसके पास अगर आप एक एलईडी यानी छोटा सा एलईडी बल्ब आप कनेक्ट कीजिएगा
ये मान लीजिए हमारा एक एलईडी बल्ब है, ठीक है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये 2 पिन आएगा बल्ब का, और ये दोनों पिन जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब अगर आप इस शाफ्ट को घुमाइएगा अपने हाथों से, यानी इसका जो शाफ्ट है रोटर का, इसको आप हाथ से घुमाइएगा तो यहाँ पे देखिए बल्ब जो है ग्लो करता है। तो ये कैसे ग्लो करता है? ये बेसिकली हमारा एक बैक ईएमएफ फ्लो होता है, ठीक है। और इस बैक ईएमएफ के कारण जो है हमारे यहाँ पे ये बल्ब जो है ग्लो हो जाते हैं, यानी बल्ब जलने लगता है हमारा, ठीक है। तो यही है हमारा बैक ईएमएफ। और इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं जनरेटिंग एक्शन, ठीक है। तो जनरेटिंग एक्शन के कारण जो है हमारा एक बैक ईएमएफ फ्लो होता है, जो कि हर एक मोटर के अंदर होता है। जैसे हमारा सिंक्रोनस मोटर में भी होगा, डीसी मोटर में भी होता है, लेकिन हमारा इंडक्शन मोटर में बैक ईएमएफ नहीं आता है, ठीक है। उसको आपको नहीं समझना है। पहले यहाँ पे आप देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ये शाफ्ट को जब हम लोग रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा जो अभी मैंने जो डीसी मोटर दिखाया उसके अंदर का ये कुछ इस तरह से पार्ट होता है। ये जो हमारा ये ब्लैक कलर का है, ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और ये परमानेंट मैग्नेट है तो ये अपना क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये हो गया हमारा एक नॉर्थ और एक हो गया हमारा इधर साउथ, ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, और इसके बीच में हमारा क्या है, एक वाइंडिंग किया हुआ एक रोटर है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया था कि अगर ये हमारा एक कॉइल है और इसके अंदर हम लोग एक करंट फ्लो करवा रहे हैं आई एम्पियर का, तो इसके आसपास में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। और अगर यही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे, अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा यहाँ पे साउथ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग एक कंडक्टर रखते हैं, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे अगर आप इस शाफ्ट को घुमाइएगा तो यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए परमानेंट मैग्नेट है तो हमारा इधर क्या बना रहेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ है और इस साइड में हमारा एक साउथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक कुछ इस तरह से यहाँ से ये लाइनिंग जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ से हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारा रोटर है कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इसका शाफ्ट जब घूमेगा, यानी इसको जब हम लोग रोटेट करवाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स कट करेगा। अब फ्लक्स कट करेगा तो हमारा क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसा कि हम लोग को पता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, या फिर जो हमारा एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। किसी भी प्रिंसिपल पे लेके चल सकते हो, तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे हमारा फ्लक्स कट करेगा। तो फ्लक्स कट करेगा तो हमारा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण हम लोग को एक करंट, आई मीन जो रोटर है उसके अंदर हमारा एक करंट फ्लो होता है आई एम्पियर का, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा क्या है, बैक ईएमएफ जो है जनरेट होता है। और ये जो बैक ईएमएफ होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी अगर सप्लाई वोल्टेज का डायरेक्शन हमारा इधर है, इस साइड में है, ये मान लीजिए हमारा सप्लाई वोल्टेज है, तो जो हमारा बैक ईएमएफ होगा, बैक ईएमएफ जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी ये ईबी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा है बैक ईएमएफ, क्योंकि ये उल्टा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं हम लोग इस बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस मोटर के अंदर कैसे कैसे हमारा लीडिंग और लैगिंग और यूनिटी होता है पावर फैक्टर। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है जिसका यहाँ पे ये शाफ्ट है जो कि एनएस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डीसी जनरेटर को अलग से दिखाया है ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और ये हमारा डीसी जनरेटर भी इस एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक ईजी जनरेट होगा, यानी एक हमारा जनरेटेड ईएमएफ मिलेगा जिसके कारण हम लोग को एक आईएफ करंट मिलेगा, और यहाँ पे हमारा रोटर फील्ड जो है डीसी एक्साइटेशन के थ्रू परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है इसके अंदर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं स्टेटर के अंदर। तो स्टेटर वाइंडिंग के कारण क्या होगा, इसके अंदर हमारा एक रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस कहने का मतलब एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, वाइंडिंग है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन रेजिस्टेंस को मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये हमारा 3 फेज सोर्स है, यानी यहाँ से हम लोग पावर दे रहे हैं, ठीक है।
अब इमेजिन कीजिए, ये जो हमारा रिएक्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एस, ठीक है, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसका नाम है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ से हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और हमारा जो मोटर है ये एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में देखिए, एन एस इक्वल टू, जैसे आपको पता है कि ये होता है 120 एफ डिवाइडेड बाय पी। अब देखिए, पोल हमारा फिक्स है और फ्रीक्वेंसी भी हमारा फिक्स है, तो यानी जो सिंक्रोनस स्पीड है ये हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन पे यानी हमारा ये जो मोटर है ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो इसी स्पीड पे हमारा डीसी जनरेटर का भी साफ्ट रोटेट कर रहा है, यानी डीसी जनरेटर के अंदर जो ईजी जनरेट होगा ये भी हमारा फिक्स होगा, क्योंकि आपको पता है ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा, यहाँ पे रिलेशन होता है फाइव जेड एन पी बाय 60। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी स्पीड क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इसका स्पीड कांस्टेंट है तो हमारा ईजी भी कांस्टेंट है, और ईजी कांस्टेंट है तो हमारा फील्ड करंट जो है ये भी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये जो हमारा यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज वी है, यानी वी जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है ये हमारा आई एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है मोटर के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ईबी का डायरेक्शन हमारा इधर है तो हमारा जो बैक ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, अभी जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ईबी यानी बैक ईएमएफ। अब देखिए, अब कंडीशन लेके चलता हूँ मैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन है एट नो लोड, ठीक है। तो सबसे पहले नो लोड में क्या क्या होता है ये समझते हैं। जब हमारा कोई भी मोटर नो लोड पे होता है, यानी हम लोग यहाँ साफ्ट पे कोई भी लोड नहीं लगा रहे हैं, तो आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, यानी यहाँ पे जो आई से मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये क्या होता है, जीरो होता है, यानी करंट इस सिचुएशन पे, आई मीन जो मोटर है इस सिचुएशन पे हमारा करंट एक भी नहीं लेता है, यानी आई इक्वल टू जीरो होगा सबसे पहले यहाँ पे नो लोड पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं वोल्टेज को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फेजर डायग्राम से समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मान लीजिए हमारा V जो है रेफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा मोटर जो है नो लोड पे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए अगर हमारा स्टेटर है, ठीक है, ये एरो अगर स्टेटर दिखा रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एनएस के स्पीड में, और यहाँ पे जो सर्कल है ये हमारा रोटर है, ठीक है। तो नो लोड में क्या होता है कि ये दोनों यानी रोटर और स्टेटर दोनों आपस में सेम स्पीड में रोटेट करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो यहाँ पे बैक ईएमएफ होगा, ये भी हमारा क्या होगा, जिस मैग्नीट्यूड का हमारा ये वोल्टेज है यानी सप्लाई वोल्टेज है, उसी मैग्नीट्यूड का हमारे यहाँ पे बैक ईएमएफ भी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। करंट का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे एक्सिस के क्रॉस जो ईबी जाएगा यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, इसके क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो हमारा जो ईबी होगा ये भी हमारा सेम मैग्नीट्यूड का होगा, जहाँ पे हम जितना हमारा वी है उसी मैग्नीट्यूड का हमारा यहाँ पे ईबी भी होगा, ठीक है, नो लोड केस में। अब देखिए, अब हम लोग को जैसा पता है कि ईबी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनएस के, एनएस इंटू 5, और एनएस हमारा फिक्स है। एनएस कैसे फिक्स है? क्योंकि एनएस इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी होता है, जहाँ पे पोल हमारा फिक्स है, फ्रीक्वेंसी हमारा फिक्स है, तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड है ये हमारा फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NS है ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो EB को अगर इंक्रीज करना होगा या फिर डिक्रीज करना होगा तो हम लोग किसकी मदद से करेंगे, तो फ्लक्स की मदद से, यानी फ्लक्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। तो देखिए, EB को अगर हम लोग को इंक्रीज करना होगा तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डिक्रीज का लेके चल रहा हूँ मैं, यानी EB को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो EB डिक्रीज होगा तो हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारा IF डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग ने ईबी को डिक्रीज किया तो हमारा जो ये जो सप्लाई वोल्टेज है, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज का कुछ मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा बैक ईएमएफ होगा ये हम लोग कम कर रहे हैं, तो मान लीजिए बैक ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आया ये कुछ यहाँ पे आया है, ये हमारा ईबी है, ठीक है।
लेकिन अब इस सिचुएशन में जो यहाँ पे ड्रॉप होगा, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारा V माइनस EB होगा। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्टेंस के कारण जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर का, ये क्या होगा, लैग करेगा वोल्टेज से, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टिव सर्किट हो गया। तो इस सिचुएशन में जो हमारा करंट का जो जो करंट होगा, ये 90 डिग्री से लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है, ये होगा हमारा आई जो कि मोटर के अंदर फ्लो हो रहा है, और ये लैग करेगा बाय 90 डिग्री। तो ये पहला कंडीशन था कि सिंक्रोनस मोटर जो है लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। अब देखिए, अब हम लोग ईवी का वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी ईवी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्स, और जब हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हमारा आईएफ भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये मान लीजिए हमारा रेफरेंस था जो हम लोग ने वोल्टेज को माना था, सप्लाई वोल्टेज को, ये है हमारा V। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन में EB को इंक्रीज कर रहे हैं, तो EB हमारा कुछ यहाँ से आगे जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए हमारा EB है, यानी बैक EMF, और इस पॉइंट पे हमारा V है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये V है हमारा। तो अब देखिए, जो यहाँ पे रिएक्टेंस था हमारा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये माइनस में हो जाएगा, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा ये जस्ट इधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये मान लीजिए हमारा 0 है तो इधर आएगा हमारा, और यहाँ पे क्या होगा, V माइनस EB। ठीक है, ये हमारा होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो इस सिचुएशन में देखिए, जो हमारा करंट होगा ये लीड करेगा, अभी इससे तो लैग करेगा, इस वाले वैल्यू से हमारा क्या होगा, लैग करेगा, लेकिन जो वोल्टेज है हमारा यहाँ पे इससे क्या होगा, लीड हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस वोल्टेज ड्रॉप से क्या हो रहा है, लैग हो रहा है 90 डिग्री से, लेकिन इस वाले वोल्टेज से क्या हो रहा है, ये लीड हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि EB को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को लीडिंग नहीं तो लैगिंग नहीं तो यूनिटी। ठीक है, इस सिचुएशन पे हम लोग मोटर को रन करवाते हैं, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सिंक्रोनस मोटर का। और इसी बेसिस पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर को कैपेसिटर की तरह यूज़ करते हैं एट नो लोड, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें नो लोड में किस तरह से हमारा ये चेंजिंग होता है यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लोड एंगल और टॉर्क एंगल। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मोटर के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं नो लोड के लिए। ठीक है, यानी हमारा मोटर जो है नो लोड पे, यानी कोई भी लोड नहीं लगाया हम लोग ने। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अभी जैसा मैंने बताया, ये मान लीजिए हमारा स्टेटर है। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है NS स्पीड पे, और यहाँ पे जो सर्कल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये एज्यूम कीजिए ये हमारा रोटर है। ठीक है, और नो लोड पे क्या होता है, ये दोनों साथ में मिलके NS स्पीड पे रोटेट कर रहा है, यानी दोनों कंबाइन जो है साथ में रोटेट करता है। ठीक है, इमेजिन कीजिए ये दोनों आपस में एक ही जगह है, और ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से, यानी ये NS स्पीड पे रोटर और हमारा जो स्टेटर है ये रोटेट करते रहता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा लोड एंगल जो होता है ये अभी 0 है। अभी देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अभी मैंने बताया ये स्टेटर है हमारा और ये रोटर है। अभी नो लोड पे क्या होता है, ये दोनों कंबाइंड होकर के सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं मोटर के अंदर, तो ये जो रोटर है हमारा, ये हमारा क्या होता है, लैग होता है, यानी ये रोटर कुछ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड पे जो स्टेटर रोटेट कर रहा है ये आगे है, लेकिन हमारा जो रोटर है ये पीछे रह जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है, यही होता है हमारा लोड एंगल और टॉर्क एंगल। ठीक है, और ये होता है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस अमाउंट में लोड लगा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि लोड एंगल होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं
कि सिंक्रोनस मोटर का अगर स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना होगा, यानी स्पीड कंट्रोल करना होगा, तो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने रिलेशन बताया था कि एन एस इक्वल टू होता है 120F डिवाइडेड बाई पी, और एन एस जो है एक स्पीड है जिसमें हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। यानी अगर हम लोग इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो मोटर है उसका स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो पोल है, ये पोल जो ये तो हमारा फिक्स हो गया, यानी हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं मोटर को, उस टाइम में जो है हमारा जो पोल होगा ये फिक्स होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही पैरामीटर यानी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ से जो हम लोग सोर्स दे रहे हैं, जो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, इसको यानी ये जो वोल्टेज हमारा सप्लाई वोल्टेज है, इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग जो स्पीड है मोटर का उसको हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्पीड कंट्रोल होता है। अब देखिए, तो अभी तक जितना भी था वो था हमारा सिंक्रोनस मोटर का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, जिस पे हमारा सिंक्रोनस मोटर काम करता है। अब सेम प्रिंसिपल जो है सिंक्रोनस जनरेटर के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, बस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से क्या दे रहे हैं, प्राइम मूवर दे रहे हैं, ठीक है, प्राइम मूवर दे रहे हैं, यानी हम लोग इसको रोटेट करवा रहे हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो रोटेट करवाता है, यानी जो प्राइम मूवर होता है हमारा, ये होता है टरबाइन। यानी टरबाइन के ऊपर पानी से या फिर स्टीम से जो है हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन जो है इस शाफ्ट को घुमाता है, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा शाफ्ट घूमेगा तो ये कपल्ड है यहाँ पे, और ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे, ये हमारा डीसी जनरेटर है जो कि हमारा एक्साइटेशन देगा रोटर को, ठीक है। यानी रोटर के लिए यहाँ पे हम लोग डीसी जनरेटर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था मोटर में। कंस्ट्रक्शन सेम है, यहाँ पे कोई वैसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रोटर जो है रोटेट करेगा, क्योंकि हमारा प्राइम मूवर रोटेट कर रहा है तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग में हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, हमारा यहाँ पे RYB में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सिंक्रोनस जनरेटर। और इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं MCQ बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से बता दूंगा, जहाँ पे जो चीज़ चाहिए होगा। और इसके अंदर फिर हमारा जो भी है पैरेलल हो गया, पैरेलल ऑपरेशन कैसे करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस होता है वो कैसे करते हैं। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, जैसे अब मोटर के अंदर हंटिंग आता है, हंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं। उसके बाद और भी बहुत कुछ इसके अंदर टर्म है, जैसे हमारा कूलिंग हो गया, इतना बड़ा बड़ा मशीन को कैसे हम लोग कूलिंग कूल रखेंगे। उसके बाद फिर हमारा फ्लोटिंग आता है, बस बार फ्लोटिंग होता है, सब जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और जिस हिसाब से मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना हेल्प कीजिएगा मुझे, खासकर मनी को लेकर के। तो काफ़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। तो फ्यूचर में मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।